हेलो 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 हेलो। शुरू करें। आइए चलते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक महा मैराथन का अनाउंसमेंट हुआ है 39 घंटे का। ठीक है। 39 घंटे का क्या शेड्यूल है वो भी हम आपको बता देंगे। वो वाला पीपीटी भी ले आना, पीपीटी भी ले आना। उसका एक वीडियो हम स्पेशल बना दिए हैं। 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। ठीक है। 3 दिन का महामैराथन है। 13 13 13। 13 तिया 39। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो। 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, 3 तिया 9 घंटा। ठीक है। और 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन मैथ, और 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा करंट अफेयर्स। 4 तिया 12 घंटा। ठीक है। उस हिसाब से डिवाइड किए हैं ताकि एक दिन में कंप्लीट फिजिक्स का तुमको स्पेशल नोट्स हम हाईलाइट कर दिए है सारा। एसके जा सामान्य विज्ञान का उसको छटवा भी दिए हैं, वो तुमको कल मिल भी जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो एकदम फालतू नहीं है, और रिवीजन करने के लिए भी बनेगा। और हम भी रिवीजन तुमको 3 घंटा में ई पार से ऊपर करवा देंगे। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग उसके लिए 22 23 24 को। क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, वो भी हम आपको बता देंगे। आ जाइए इधर। हाँ, अच्छा आओ ना इधर, फिर बतियाते हैं। परछाई छाया के निरीक्षण करने के लिए, अरे इधर आ जाओ ना यार, कर देंगे। परछाई छाया के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? बताओ। स्क्रीन जरूरी है, प्रकाश का स्रोत जरूरी है, अपारदर्शी वस्तु जरूरी है, लेकिन सूरज हमेशा जरूरी नहीं है। बल्ब से भी छाया बनता है, लेकिन बताओ छाया बनने के लिए पारदर्शी माध्यम का होना, अपारदर्शी माध्यम का होना जरूरी है। स्क्रीन जकरा पे बनेगा उसका होना जरूरी है। प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, सूरज हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि छाया बनेगा तो हमेशा सूरज ही रहेगा। है रे? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। एगो ऐसे ही क्वेश्चन आता कि ईंधन न आग लगने के लिए क्या जरूरी है? आग के लिए जरूरी है ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। सूरज का क्वेश्चन एकदम चला, ध्यान में रखना। कितना देर में आता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। अब बड़ा दिखता है, कल भी बताए थे, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लाल दिखता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और लाल दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बड़ा दिखता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूरज में नाभिकीय संलयन की विखंडन, सूरज में होता है नाभिकीय संलयन। सूरज में क्या होता है दोस्त मेरे? सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। उत्पाद के रूप में किसका उपयोग करते हैं? किसका? हीलियम का। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का, और उत्पाद के रूप में किसका? हीलियम का। ईंधन के रूप में किसका? हाइड्रोजन का। और उत्पाद के रूप में किसका? हीलियम का। नाभिकीय संलयन की विखंडन। और बताओ किस अवस्था से संबंध है सूर्य का? प्लाज्मा अवस्था से। सूर्य का संबंध किससे है? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा, और यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है संवहन द्वारा। क्लियर है ना? सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के। सूर्य का त्रिज्या कितना? 6400 किलोमीटर। सूर्य का त्रिज्या कितना? कितना किलोमीटर? 6400 किलोमीटर। अरे पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का त्रिज्या 64। सूर्य का ताप होता है 6000 डिग्री से अप्रॉक्स, और किस अवस्था के कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा। इसमें ईंधन के रूप में कौन? हाइड्रोजन। संलयन की विखंडन।
संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण। बड़ा दिखता है किसके कारण? अपवर्तन। और लाल दिखता है प्रकीर्णन। लाल दिखता है प्रकीर्णन। अगला एक एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो चला, एकदम एकदम सिंपल लाइन में अगर हम बात करें तो समतल दर्पण में, कौन दर्पण में? समतल दर्पण में केवल काल्पनिक काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस में बार बार हम कहते हैं सभी प्रकार का प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक भी, काल्पनिक भी, सीधा भी, उल्टा भी, छोटा भी, बड़ा भी और कैसा भी? बराबर भी। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोलो रे। काल्पनिक, सीधा और कैसा? छोटा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा। देख लो, एक मिनट रुक जा। समतल दर्पण काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व कैसा? उल्टा। एक मिनट रुक रुक रुक, तुमको अगर कहेगा बताओ केवल छोटा प्रतिबिंब कहां बनेगा? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। केवल बराबर कहां बनेगा? समतल दर्पण। केवल सीधा कहां बनेगा? समतल दर्पण, उत्तल और अवतल लेंस। कहेगा सीधा कहां बनेगा? सब में। बोलबे नहीं करेगा। केवल छोटा कहां बनेगा? उत्तल दर्पण अवतल लेंस। बराबर कहां बनेगा? बराबर कहां बनेगा? समतल दर्पण। सही है, बराबर कहां बनेगा? समतल दर्पण। लिख, केवल लगा देगा मतलब एक ही कंडीशन होगा। हो गया? अरे हुआ। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें या अवतल लेंस की तो काल्पनिक सीधा और कैसा? छोटा। अगला अगला अगला, स्नेल का नियम पढ़े हो? यह क्वेश्चन यहां से रहेगा। स्नेल का नियम कहता है दोस्त मेरे, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। पढ़े हो? अब भैया आई आपतित किरण वाले माध्यम का आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, आर अपवर्तित, म्यू आर क्या है? अपवर्तित किरण की आपतित किरण। अपवर्तित किरण वाले माध्यम का अपवर्तन। आई क्या है? आपतित किरण वाले माध्यम का अपवर्तन। आई देख लो, इधर से इधर जा रहा है। यह कितना डिग्री? 30। आई कितना है? 45। भी 45। आई कितना? 60। एक बात बताओ, आपतित किरण आपतन कोण कितना? 30 की 60। जब भी आपतन कोण बनेगा कहां से बनेगा? अभिलंब से ना। अभिलंब से कितना बनेगा? 60। तो बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। ए के सापेक्ष, ए बोले तो आई की आर आपतित हो रहा है ना, और बी बोले तो क्या? आर। तो ए के सापेक्ष
ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बता? म्यू बी, या ये क्या हो जाएगा? म्यू ए। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लाएंगे रे, तो ए नीचे की बी नीचे? हाँ, ए नीचे और बी ऊपर। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए नीचे की बी नीचे? कौन नीचे? ए नीचे। अब बताओ, म्यू बी बटा म्यू ए, इसको हम लिख सकते हैं म्यू बी, बी बी बोले तो आर की आई, इसको लिखेंगे साइन साइन ऑफ ए बटा साइन ऑफ बी। उल्टा न होता है हो, तो साइन ऑफ ए का मान कितना? आई की आर, अरे 60 की 45, ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 बटा साइन ऑफ 45। जरा सा गड़बड़ करोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। एक बार रुक न रही, सब लिखते लिखते तो तबाह है, अभी पहले समझ लो तब लिखना। ए के सापेक्ष बी का हमको पता, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां लाएंगे? नीचे। यहाँ म्यू बी या यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू ए। यहाँ म्यू बी हो जाएगा तो यहाँ साइन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन आई है तो यहाँ म्यू आर है, अर्थात यहाँ म्यू आर है तो यहाँ साइन आई है, तो यहाँ म्यू बी होगा तो यहाँ साइन ए, म्यू ए होगा तो साइन बी। अब यहाँ से ए का मान कितना? 60, अब बी का मान कितना? 45। अब मेरा कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। कितना आ रहा है ये आंसर? खाली हिसाब से मारना ना तो गड़बड़ा जाएगा। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। बढ़े? अरे बढ़े हो? देखो चला, आप परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में हो, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। और बताओ, परावर्तन का नियम हर सतह पर लागू होता है कि किसी खास सतह पर? हर सतह और हर दर्पण पर लागू होता है। एनसीईआरटी में सवाल है, हर सतह और हर दर्पण पर क्या नियम लागू होता है? परावर्तन। परावर्तन का नियम हर सतह और हर दर्पण पर लागू होता है। अब बच गया अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक तल में होगा कि अलग अलग तल में? एक तल में होगा। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आर। क्लियर? अब देखो, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? एगो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अनंत सी से इधर रहेगा ना वस्तु, सी से इधर अगर वस्तु रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा। और सी और पी के बीच में रहेगा, एफ के बीच में रहेगा बड़ा। ई वास्तविक छोटा, वास्तविक छोटा, ई वास्तविक बड़ा ना। और अगर यहां पर रहेगा वस्तु तो क्या बनाएगा? काल्पनिक बड़ा। ये पता है ना? देखो, अगर यहां पर अनंत अनंत सेंटर फोकस अनंत और सी के बीच में रहेगा, सी पर रहेगा, सी पर रहेगा वास्तविक बराबर ना हो। देखो, अनंत और सी के बीच रहेगा वास्तविक छोटा, सेंटर पे रहेगा वास्तविक बराबर, और सी और एफ के बीच रहेगा वास्तविक बड़ा, इधर एफ और पी के बीच में रहेगा पीछे। आंसर बता। वास्तविक बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक तो यही ना होगा, किसके किसके बीच? सी और एफ के बीच। आंसर बता। सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। बताओ, अनंत पर और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? उतार सकते हैं। अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। पर्दे पर केवल किसको उतार सकते हैं? वास्तविक। पर्दे पर किसको उतार सकते हैं? वास्तविक। अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब और काल्पनिक बनने वाला प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। अगला हम बोले थे दोस्त मेरे, जकरा में अ लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा?
ओ लगा हुआ होगा द फोकस दूरी निगेटिव के पॉजिटिव, द पावर भी ना निगेटिव, अरे बोलो, अब वक्रता त्रिज्या भी ना निगेटिव, क्योंकि एफ बराबर आर बाई टू, अब पी बराबर वन बाई एफ, एफ निगेटिव तो पी भी निगेटिव, आर भी निगेटिव, और बोले तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस, एक होता ऊ, उत्तल दर्पण बोले तो फोकस क्या होगा पॉजिटिव, पावर क्या होगा पॉजिटिव, और त्रिज्या भी क्या होगा पॉजिटिव। चाहे वो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, अ का मतलब होता है निगेटिव, जो अमान्य, जो मान्य नहीं है, अमान्य जो मान्य नहीं है। अमान्य जो मान्य है कि नहीं है, हो गया। अब बताओ कौन सा कथन सही है, अगर इतना फोकस दिया हुआ है सब जगह दिया हुआ है और उत्तल अवतल लेंस दिया हुआ है, तो P बराबर कह रहा है क्षमता, तो P बराबर हो जाएगा 1/f, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो 1/0.25 करोगे तो 100 हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। तो 4 डायोप्टर में जकरा में ओ लगल होगा ओकर निगेटिव होगा, जकर ऊ लगल होगा ओकर क्या होगा पॉजिटिव। तो देख लो 4 डायोप्टर का ऊ लगा हुआ है, तो ऊ लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, यही तो आंसर हो जाएगा, नहीं है क्या। एक में देखो -4 डायोप्टर होगा क्या, अगर फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा पॉजिटिव, फोकस निगेटिव है तो पावर भी क्या होगा नेगेटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही होगा, यहाँ निगेटिव दे दिया है, और यहाँ अगर दोनों जगह तीनों जगह ये तो होगा नहीं, और यहाँ दे दिया होगा कि ऊ होगा, अरे पॉजिटिव है तो क्या होगा ऊ होगा, पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा ऊ, और निगेटिव होगा तो क्या होगा आंसर बता, ए इज द राइट आंसर। पढ़े, पढ़े हो, एक वीडियो चला हम कल डाल रहे हैं, एक बार समय मिलेगा तो जरूर देखना, 7-8 मिनट का वीडियो है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात पे ध्यान देना है, जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है उसको हम उसमें कोशिश किए हैं देने का। आप उसको 7-8 मिनट का वीडियो है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें A to Z बात पर हम चर्चा कर दी है, जो जो चीज की सावधानी बरतनी है और जिस जिस चीज की सावधानी, सब अभी ने कहना कि सर सेंटर पे लेट जाएंगे होकर बताइए कि होगा, सेंटर पे 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले पहुंचना है, और जहां भी चला जाओगे ना वहां कोशिश करना रूम लेके स्टे करने का, ऑनलाइन रूम मिलता है, ऑनलाइन रूम लेके स्टे कर जाना, जहां भी तुम्हारा सेंटर है नियर सेंटर जो है देख लेना डिस्टेंस। अभी तो दिमाग लोग का इतना तेज है कि सब कुछ बहुत आसानी से, तुम सेंटर देख लेना कहाँ है, सेंटर से उस होटल की दूरी देख लो कहाँ है। अब तुमको होटल, बाप रे बाप, अरे होटल 1000 टका में मिलता है, 1000 टका लगा देना है। अब सब हमरो बात पर एगो बात बोलने की हिम्मत है तोरा में, तो देखो कितना काबिल है तुम, एकदम साफे गड़बड़ लड़का है। 1000, जहां पर होटल दोस्त मेरे पटना स्टेशन पे 5000 में मिलता है, वहीं 500 में मिलता है, तो जिसकी जितनी हैसियत होगी उसके हिसाब से अपना रूम ले लेगा वो, आज जाके स्टेशन पे टपला मारना, माथा दर्द इतना होगा कि ये बी के बगल में बैठ जाएगा, जिंदगी भर फिर बैठते रह जाना। जैसे किसी को भी पैसा नहीं बचाना है, जाने में भी और वहां रुकने में भी, 1 दिन पहले जाके स्टे कर लो बिना किसी लाग लपेट के। 1000 टका खर्चा होगा, रोटी खाना खाओगे 200 टका ओकरा में खर्चा होगा, 1200 में खर्चा होगा। उस दिन नहीं पहुंचना है, 1 दिन पहले जाना है, होटल यहीं से ऑनलाइन बुक कर लेना है, ऐप है 100, ओयो पे जाके बुक कर लो, मेक माई ट्रिप पे जाके बुक कर, हमेशा एक के बात पे मजाक, तब सही में कहता है कि तू कभी सीरियस नहीं हो सकता है। मतलब दोस्त आप कहीं से भी कीजिए, रूम्स बुक कर लीजिए, 2 लोग हैं तो 2 लोग के साथ कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, ठीक ना, और कोशिश कीजिए उसी हिसाब से मामला करने का, तो आपके लिए भी सही रहेगा। और नहीं तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, वहां जाके होटल खोजेंगे, कभी नहीं मिलेगा होटल, रात भर टपला गिनेगा, अब भोर में जाके मैथ बनाना थोड़ा सा बन जाएगा,
5 गो नंबर, 5-7 नंबर तो ऐसे ही कम हो जाना है। भोरे बढ़िया से रूम ले लेना, फ्रेश होना है, बाथरूम वगैरह जाके नाश्ता वास्ता कर लेना है, 2-4 गो रोटी कहीं पर भी खा लेना है। उससे भी नहीं हो तो राते में चूड़ा खरीद लेना है, दही खरीद लेना है। 10 टका के चूड़ा खरीदेगा, 20 टका के दही खरीदेगा, 5 टका के चीनी खरीद लेना, एगो पत्तल ले लेना, गिलास ले लेना, ले जाके रख लेना, भोरे भोर उठना, प्रॉपर वे में नाश्ता करना, नाश्ता कर। नहीं तो लास्ट में चला तो ये होगा ना कि भूखे इतना लग जाएगा ना, भूख लगेगा तो रीजनिंग बनेगा, मैथ बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन ये सब बात तोरा, सब बातें लगता है अल्टर, सब बात में तोरा पास एगो बात है रे। हम जितना कह रहे हैं चला, जो तेज बच्चा होगा अपने हिसाब से शाम में तुम एंटर करेगा, एंटर करेगा प्रॉपर वे में जाना है। एगो दुकान तो होगा ना वहां, दही तो हर जगह मिलता है पूरे भारत में, चूड़ा भी हर जगह मिलता है। दही यहां से लेके नहीं जाना, दिक्कत हो जाएगा रास्ते में। लेके चलिए जाना, कौन जुलम हो जाएगा। 20 टका के एगो दही के डब्बा डाल देना शाम में, 1 दिन का सफर होगा, 2 दिन का सफर होगा, वहां ले लेना, एगो पत्तल ले लेना, चीनी ले लेना, बढ़िया से ओकरा छान के खा लेना है, एग्जाम बढ़िया से दे देना है, आज चुपचाप चलाना, ठीक ना। ये उधर से आने में थोड़ा जे मन करेगा भूखले आओ, मिट्टी खा के आओ, लेकिन इधर से जाने में कोई झोल नहीं करे, ठीक ना। और होटल तुमको मजाक लगेगा, बट जो तुम्हारा सेंटर है, सेंटर से उस होटल का डिस्टेंस देख लेना। अगर नजदीक में नहीं मिलेगा, थोड़ा दूर में मिलेगा, तब भी ले लेना। 1 घंटा होटल से लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होटल में ही रुकना है। अगर नियर में नहीं मिला तो 1 घंटा का डिस्टेंस पे भी होगा, तब भी ले लेना, ठीक है। और कोशिश करना, सब देख लेना कि 1 घंटा का डिस्टेंस है, 3 घंटा पहले चलना है। सुबह 6 बजे चल जाना है, बढ़िया से उठ के नहा धुआ के अपना चल देना। और 1 रात कोशिश करो पहले जाने का, उस दिन नहीं पहुंचना, थर्डो सिटिंग में है तैयो। बाकी तुम अपने हिसाब से, अच्छा बच्चा है, एनालाइज कर लेगा। अब देखो, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, सब लोग ट्रिप पर जब जाते हैं ना, सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं वहां जाके होटल खोजना। वहां जाके होटल नहीं खोजना, कभी नहीं मिलेगा एग्जाम के टाइम पे। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य। निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, और अपवर्तनांक के बारे में कहा जाता है कि यह मात्रकहीन और मात्रकहीन एंड विमाहीन राशि। और अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? अपवर्तनांक अगर निर्वात का कहेगा तो कितना 1, हवा का लोगे 1.308, पानी का लोगे 1.33, कांच का लोगे 1.5, और क्या बचा? हीरा, हीरा को लोगे 2.42। अभी नहीं करना 4-5, 4-2 या 4-5 दिया हुआ रहता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको अपवर्तनांक दे देगा, माध्यम में प्रकाश की चाल मांग लेगा, तो ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ले लेना। हो गया? मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होगा? 3 × 10⁸ आप बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल तुमको कहेगा निकालने, अपवर्तनांक दिया हुआ रहता। अधिकतर ये न्यूमेरिकल पूछता है। बढ़े? अरे बढ़े। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। अरे बढ़े। देखो, एगो चीज और ध्यान रखना कि म्यू बराबर तो निर्वात में प्रकाश, म्यू सीधा याद रखो, इसे उस सब ने ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला कभी नहीं पूछेगा, इसलिए इसे याद रखो। जो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम नहीं पूछेगा, सीधा याद रखो म्यू बराबर 3 × 10⁸ बटा एक्स। एक्स माध्यम में प्रकाश की चाल, एक्स क्या है?
यहां पर म्यू का मान तुमको दे देगा, एक्स का मान कहेगा निकालने, या एक्स का मान दे देगा, किसका कहेगा, म्यू का निकालने, बोलबे नहीं करेगा। और आपेक्षिक या अपवर्तनांक मात्रकहीन और बीमाहीन। और इसी में अगर आपेक्षिक घनत्व कह देगा, हम पीछे भी बताएं आपेक्षिक घनत्व बोले तो पदार्थ बटा पानी के पानी बटा पदार्थ, पदार्थ बटा पानी। अब म्यू बराबर 3 गुना 10 पावर 8 बटा एक्स, 3 गुना 10 पावर 8 बटा एक्स, 3 गुना 10 पावर 8 बटा एक्स। अगला एक और आंसर बता। हवा डी नंबर सी डी होगा रे, पदार्थ बटा हवा कि हवा बटा पदार्थ। आज छोटा डी इतना बढ़िया से बता दिया तो यो कहता है सी का डी। अगला देखो इसको कैसे लिखते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू आर बटा म्यू आई। इसी को म्यू भी लिखते हैं, इसी को कभी कभी देता है नियतांक। ये लॉ जो है ये स्नेल चचा का लॉ है। किसका लॉ है, स्नेल्स लॉ। अपवर्तनांक मार दें, अपवर्तनांक मार दें, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई बराबर म्यू। अब म्यू को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। बताओ एक आंसर क्या होगा, एक गोलिया दर्पण द्वारा आवर्धन। ये चला देखो हम कितना बार बोले हैं, आवर्धन दो चीजों का होता है, किसका किसका, एगो दर्पण का, एगो किसका, लेंस का। दर्पण का आवर्धन बराबर माइनस वी बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लेंस का आवर्धन बराबर वी बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखना, प्लस किसके लिए, दोनों में प्लस किसके लिए, वास्तविक के लिए, माइनस किसके लिए, माइनस किसके लिए, काल्पनिक के लिए। हाँ हाँ हाँ, अब सही है। और m का मान अगर दोनों में m का मान 1 से कम, तो कैसा प्रतिबिंब, छोटा। और am का मान 1 से बड़ा, कैसा प्रतिबिंब, बड़ा। और m का मान 1 के बराबर, कैसा प्रतिबिंब, 1 के बराबर होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। m बराबर माइनस v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m बराबर v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m का मान 1 से कम तो छोटा, 1 से बड़ा तो बड़ा, 1 से बराबर तो बराबर। आप कहेगा इसका न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल का हम अलग से क्लास लिए हुए हैं। एक बार ना कई, एक बार 2 से 3 बार पढ़ाए आवर्धन क्षमता का न्यूमेरिकल। अभी तो सिर्फ हम चला रिवीजन करवा रहे हैं। हो गया, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू, किसके लिए, वी बाई यू किसके लिए, दर्पण के लिए। और लेंस के लिए क्या, v बाई यू, लेंस के लिए क्या, v बाई यू। 1 से बड़ा होगा तो बड़ा, 1 से छोटा होगा तो छोटा। आंसर मिल गया पिछला का। अरे पिछला का आंसर बी, अरे बी किसी बट्टा ना बाबू मेरे। सूर्य के लिए अभी तुरंत बताए थे, बता आंसर। परमाणु संलयन कहां होता है, सूर्य में। देखो आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को देखेंगे, ध्यान से समझना। नाभिकीय अभिक्रिया, पहले तो नाभिकीय अभिक्रिया में होता क्या है, परमाणु ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में। परमाणु ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में। परमाणु ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार का, कौन कौन, संलयन और विखंडन। पता है ना हो, संलयन अभिक्रिया में जुटता है कि टूटता है,
दूगो छोटा छोटा जुटेगा, एगो क्या बना देगा, बड़ा। अब विखंडन में एगो बड़ा जो है टूटेगा और दूगो छोटा बना देगा। संलयन दो प्रकार का, कौन कौन? संलयन का एग्जांपल बताओ। हाइड्रोजन बम, दूसरा सूर्य। जितना बम है सब नियंत्रित क्यों अनियंत्रित? विखंडन में कभी दूगो एग्जांपल, कौन कौन? एगो नाभिकीय रिएक्टर, एगो परमाणु बम। पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था? हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड में संलयन, हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या, संलयन। और सूर्य में भी क्या, संलयन। संलयन की ऊर्जा विखंडन का कितना गुना है? 1000 गुना। कितना गुना? संलयन में जाने की ज्यादा कि विखंडन में? संलयन में कितना गुना? 1000 गुना। बोलो हाँ। ये क्वेश्चन चला, अभी से एक क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है। मतलब अभी जो अभी 5-7 को पढ़ाएंगे हम आगे उसमें। और साफे चला थोड़ा सा रेलवे खेला कर देगा तब ये कुछ होगा ना। तो हमको ये लगता है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा जब 75 में 75 ने मारना। अच्छा जाएगा मतलब जे तोरा से बनेगा उतना तोरा से हो जाएगा जितना तो रिजल्ट हो जाएगा। कोई भी लड़का जो सोच रहा है कि हम मैक्सिमम बना के रिजल्ट ले लेंगे, वो नहीं होना। तुम 65 के बाद सोच समझ के ही जाना। 65 तक तुम जैसे जाना है जाओ, लेकिन 65 के बाद हर कदम सोच समझ के बनाना। टॉपर बनने की जरूरत नहीं है। हो गया? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत अभी तुरंत बताएं, बताओ, लिख ले है, नाभिकीय, संलयन। आंसर बता। एक भी किसी एक परमाणु रिएक्टर में, देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया से समझने की चेष्टा करना। देखो एकदम सिंपल है। परमाणु रिएक्टर का जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है। पहला परमाणु रिएक्टर कौन बनवाया था? एनरिक फर्मी ने। किसे बनाया था? अब देखो रिएक्टर की अगर हम बात करें, इसमें एक होता है मंदक। क्या होता है? जो न्यूट्रॉन को क्या करता है? धीमा। एक एग्जाम्पल कौन कौन है? D2O, ग्रेफाइट, जल भी, कभी कभी जल भी देता है। सबसे बढ़िया मंदक कौन है? D2O। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? पेंसिल में। और उसके बाद आ जाओ मंदक के बाद नियंत्रक। नियंत्रक न्यूट्रॉन को क्या करता है? नियंत्रक न्यूट्रॉन को क्या करता है? अवशोषित करता है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? बोरॉन, कैडमियम की छड़। वो है सीतक। सीतक क्या करता है? ठंडा करता। और एक एग्जाम्पल कौन कौन है? सोडियम और पोटेशियम। और एगो के बचा ना, ईंधन। ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा। किसका होना अनिवार्य है? जर्कोनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम का होना अनिवार्य है। और नाभिकीय रिएक्टर संलयन की विखंडन, विखंडन में नियंत्रित विखंडन की अनियंत्रित। अनियंत्रित एक काम है नियंत्रक का नियंत्रित कर देना। न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं। न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? सबसे अच्छा रिएक्टर का मंदक कौन है? D2O। जब D2O यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर है। जब ग्रेफाइट यूज करते हैं उसको कहते हैं परमाणु पाइल रिएक्टर। नियंत्रक का काम है न्यूट्रॉन को क्या करना? अवशोषित करना। नियंत्रक का काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। अब मंदक का काम है न्यूट्रॉन को क्या करना? धीमा करना। अरे लिखे, पढ़े, आंसर बता दो। अरे आंसर बताओ। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड का क्या कार्य है? बी नंबर।
न्यूट्रॉन को क्या करना, अवशोषित करना। अल्फा बीटा गामा एकदम चला याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस। बताओ रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया, हेनरी बैक्वेरेल। रेडियम और पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी। इसके लिए मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी को नोबेल मिला कितना में, 1903 में। रदरफोर्ड, बैक्वेरेल और क्यूरी तीनों रेडियो सक्रियता का मात्रक है। बोलो हाँ। आप भेदन क्षमता अगर कहेगा, भेदन क्षमता गामा का, बीटा का, अल्फा का। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा और सबसे कम गामा। अल्फा का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना या हीलियम के द्रव्यमान के बराबर है। बीटा का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग। बोलो ना हाँ। अल्फा पर होता है, अल्फा पर होता है कौन चार्ज, अरे अल्फा पर होता है कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। मुड़ता किधर है, नेगेटिव। अब बीटा पर होता है नेगेटिव, अब मुड़ता किधर है, पॉजिटिव। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पर प्लस चार्ज होता है इसलिए उसको एनोड किरण कहते हैं, बीटा पर माइनस चार्ज होता है इसलिए उसे कैथोड किरण कहते हैं। एक अल्फा और 2 बीटा निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, समस्थानिक का निर्माण होता है। और बीटा निकलने से समभारिक का निर्माण होता है। पढ़े होगे नहीं, समभारिक का निर्माण होता है। एक अल्फा 2 बीटा समस्थानिक, अब बीटा निकाल देंगे समभारिक। एक अल्फा 2 बीटा समस्थानिक और बीटा निकाल देंगे समभारिक। एक अल्फा 2 बीटा क्या होगा, समस्थानिक। एक अल्फा 2 बीटा होगा तो क्या होगा, समस्थानिक। खाली बीटा निकालेंगे क्या बनेगा, समभारिक। पढ़े, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका, गामा। गामा का उपयोग कहां करते हैं, कैंसर के उपचार में। गामा का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। गामा का खाली तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा गामा का सबसे ज्यादा। बोलो बढ़िया रे। कार्बन तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 ना, कार्बन 12 का उपयोग क्या चीज के लिए, केवल कार्बन 6 14 का उपयोग करते हैं। 6 12 का उपयोग द्रव्यमान निकालने के लिए, किसी का भी द्रव्यमान निकालने के लिए, एटॉमिक मास यूनिट ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कार्बन 12। सोडियम रक्त का धक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, आयोडीन घेगा, आयरन एनीमिया, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर। बोलो रे, पता है नहीं सब। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, बता क्या होता है, सबको बता। परमाणु विखंडन होगा, बड़ा छोटा छोटा में बदलेगा ना। अब बताओ तो वहां क्या बोलते हैं, कहा हिरोशिमा पर यूरेनियम था कि प्लूटोनियम, यूरेनियम। नागासाकी पर प्लूटोनियम। हम लोग जो बनाए थे उसका नाम था मुस्कुराते बुद्धा। हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर गिराया गया था फैट मैन। फैट मैन। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक भारी नाभिक का उपखंड में बदलता है, सही है, उसी में ऐसा आएगा। और रखो एगो चला, एक आवश्यक 2 सूचनाएं हैं, लगाओ कृपया ध्यान दें। एक तो दोस्त मेरे करंट अफेयर्स की सिर्फ रेलवे के लिए, क्योंकि मार्केट में जो अभी जो किताबें हैं वो रेलवे एसएससी सबको ध्यान में रख के कॉमन किताब बनता है। हम इस बार एक रेलवे के लिए करंट अफेयर्स का एक बुक लेकर आए हैं जो सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए होगा। इसके मेन फ्रंट पे लिखा हुआ है, लेट हुआ इसके लिए हम सॉरी हैं, क्योंकि बुक में थोड़ा सा काम ज्यादा था, इसलिए अरेंज करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा था, बहुत ज्यादा फॉन्ट भागता था या एरर भी ज्यादा था, तो देख के कोई फायदा नहीं, अपना इमेज भी बर्बाद करना है, इसलिए हम लेट आए हैं। या तो आप इस एग्जाम में यूज कर लीजिए, अगला एग्जाम में यूज कीजिए, या अगला में कीजिए।
ये अपडेट होके फिर जब आएगा तब आएगा। अभी ये हमको लगता है जितना एग्जाम अभी है सब में यही काम करेगा, किसी भी अपडेट की जरूरत नहीं है। अभी जैसे करंट अफेयर्स के बुक में क्या होता है, हर महीने नया करंट अफेयर्स का बुक 3 पन्ना बदल देता है, अब बाकी सब वही रहता है, बच्चा को फिर से खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी से एग्जाम तक आपको कुछ नहीं लेना है। आप कहिएगा ये बुक क्यों लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि बच्चा को कम नंबर का पूछेगा, कम में पढ़ के होकर काम हो, अगर एक आध को क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें हम लिख दिए केवल रेलवे परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का ये बुक है। जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का सब कुछ संग्रहित कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको आगामी रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें 1000 प्लस डाल दिए गए हैं, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसको आप लगा पाओगे। और ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा इस बार अलग अंदाज में बना है, इस टाइप का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट अलग है, पैराग्राफ राइटिंग नहीं मिलेगा, कंप्लीट टेबल के रूप में मिलेगा, वन लाइनर अरेंज वे में मिलेगा। आप मेरे हाथ में भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम जब भी बच्चों को कहते थे, बच्चों को यही कहते थे कि चिला जब भी पढ़ो वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ो ताकि तुमको पढ़ने में भी आसानी हो, और उतने पढ़ो जितना स्तर। देखो करंट अफेयर्स 3 टाइप का हम हमेशा बच्चों को बताते हैं। 3 टाइप क्या है, ये हमको भी एगो गुरु जी से डिस्कशन हुआ था तो बताया करते थे, अभी बेचारे नहीं रहे, मनोज सर, कैंसर हो गया उनको, लेकिन करंट अफेयर्स पे बहुत बढ़िया पकड़ था। उनका कहना यह था कि सर करंट अफेयर्स 3 टाइप का, एक टाइप वो जो सबसे बनेगा, जैसे देश के गृह मंत्री कौन है, इस सबसे बनेगा, रेलवे मिनिस्टर कौन है, इस सबसे बनेगा। एक टाइप वो जो पढ़ के बनेगा, एक टाइप वो जो केकरो से नहीं बनेगा। जैसे मुंबई का चेयरमैन कौन है, मुंबई का मेयर कौन है, अभी ये केकरो से नहीं बनेगा क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ सकता है। एक जो सबसे बनेगा कि हमारे देश का चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन है, फलना राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन है, या उसका कार्यकाल क्या होता है, सब सबसे बनेगा। एक जो पढ़ के बनेगा, तो जो पढ़ के बनेगा उसको तुमको पढ़ना पड़ेगा। और एक एक दो दो नंबर चला हर एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं है कि पास करने के लिए ले लोगे। हम अपने हिसाब से कोशिश जो किए हैं उसके हिसाब से जो भी मामला होगा, ये तो उसका दे दिया, एक ये झलक है। और इसका आप कोई भी पेज पलटिएगा तो आपको उसी